नमस्कार, क्राइम कोठरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। आजाद हिंदुस्तान में आवाज पर पाबंदी क्यों? आतंक के साए में कलम के सिपाही क्यों? कलम पर कातिलों का पहरा क्यों? ये सवाल है। दहलीज के बाहर जाते ही महिलाओं की आजादी पर अत्याचार क्यों? कलम के सिपाही पर आखिर कातिलों का तलवार क्यों लटकी है? कभी माफिया शिकार बनाता है, कभी अपराधी दबोच लेता है। आजाद हिंदुस्तान में आजाद आवाज को दबाने की कैसी ये साजिश? आवाज वही जो आप तक पहुंचती है खबर बनकर। पत्रकार आपको हर वक्त रखता है खबरदार। सरकार से लेकर अवाम की समस्याओं को पहुंचाता है आप तक। पत्रकार आपको खबरदार करते हैं, लेकिन आए दिन पत्रकार खुद खबर बन जाते हैं, क्योंकि आपकी तरह वो भी बंदूक की गोली का शिकार हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है, इन पत्रकारों के कातिलों का कोई सुराग तक नहीं मिल पाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दैनिक जागरण अखबार से जुड़े एक पत्रकार को मारी गोली। घायल को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस वालों ने दो स्थानीय शराब माफिया पर जताया शक। शराब माफिया का पोल खोलने वाले पत्रकार की जा रही हत्या। बिहार के मधुबनी में दैनिक जागरण अखबार से जुड़े एक पत्रकार को अपराधियों ने गोली मार दी। हालांकि पत्रकार प्रदीप मंडल फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्रदीप ने अपने अखबार में कुछ दिनों पूर्व उच्च स्थानीय शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें लिखी थी और ये घटना उसी के प्रतिशोध का परिणाम है। घटना के बाद प्रदीप ने पुलिस वालों को दो स्थानीय शराब माफिया अशोक मंडल और सुशील मंडल का नाम भी बताया, जो उनके ऊपर इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इस बयान के बाद प्रदीप बेहोश हो गए थे और उन्हें तुरंत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। गोली मारा गया। हम लोग को रात में इसकी सूचना मिली थी लेट से। हमारे यहाँ ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता लोग वहाँ पहुँचकर जो भी तत्काल उनको मदद चाहिए था मदद दिया गया। और हम लोग भी सुबह में गए हैं तो पता लगा है जो प्रदीप मंडल नाम के एक दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे जिनको की गोली मारा गया है। कलम का सच्चाई का प्रयोग किया। वह ये शराब माफिया के विरुद्ध लगातार अपना एपिसोड चलाया, जिसके कारण प्रशासन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी में से किसी 2 लोगों ने कल उस पर जानलेवा हमला किया। पार होकर जा रहे थे, घर से थोड़ा ही दूरी पर गोली मार दिया और निकल गए। और भैया फिर आए यहाँ पर तो फिर गांव के 2 लोग सब थे, उसको बताया और डायरेक्ट ये DMCH में आ गए। गोली इनके पेट के अंदर गया था तो रात में ऑपरेट हुआ है। तो इंटेस्टाइन वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में भी इंजरी है इनका। तो फिलहाल के लिए पेशेंट तो अभी स्टेबल है, कल रात में ऑपरेट हो चुका है और वाइटल्स सारे ठीक हैं। पुलिस का कहना है कि एक बार होश में आने के बाद उनसे विस्तृत रूप से बयान लेकर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में इन दिनों शराब का कारोबार इतना बढ़ता जा रहा है कि इस धंधे में लगे लोग उसके बारे में खबर देने वाले या खबर करने वाले हों या उनके धंधे में चुनौती देने वाले उनकी हत्या करने से बाज नहीं आते हैं। कई जिलों में हत्या की जो घटना हुई है उसके पीछे राज्य में शराबबंदी के बाद जो एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था खड़ी हुई है उसके पीछे के लोग ही बताए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद से राज्य में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। कई जगहों पर जब्त की गई शराब की बोतलें लोग थानों से जुगाड़ करके लाते देखे गए हैं। वहीं जब इस मामले में जांच की गई तो पुलिस ने कहा कि पकड़ी गई शराब को चूहे पी गए। उनकी सुरक्षा के लिए तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी संबंधित एसपी को निर्देशित किया। सर, बताया जा रहा है कि समाचार पत्र में शराब कारोबारियों के विरुद्ध खबर लिखने को लेकर के इस जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध इन्होंने खबर लिखी थी
और इसके बाद उसमें जब जेल से छूटा तो उन्होंने इस तरह का घटना को अंजाम दिया। ये फैक्ट है कि वो कुछ दिन पहले ही जो आरोपित हैं वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं, बट ये सब उसके पीछे की वजह पूरे अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान में सारे तथ्यों को देखा जाएगा, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या स्पीडी ट्रायल इसमें निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपित होंगे उनके खिलाफ जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करके चार्जशीट किया जाएगा तथा उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अभी तक सर चिन्हित हुए हैं क्या वो लोग? इसमें जो अपराधी हैं उसमें चिन्हित हुए हैं, जब जो विक्टिम है उनका बयान भी हुआ है, उसके साथ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, वो चिन्हित भी हुए हैं, उनके पीछे छापेमारी चल रही है। 12 और 13 मई 2016 की रात बीते 24 घंटों में झारखंड के चतरा और बिहार के सिवान में हुई 2 पत्रकारों की हत्या ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। सूरत हाल बदलने की कोशिश में जान देते जाबाज पत्रकारों को ये भी भरोसा नहीं होता कि उनकी मौत भी भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध लड़े उस मुद्दे को उठाने में कामयाब होगी या नहीं। बीते वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में 45 दिनों में 4 पत्रकारों की हत्या हुई थी। पत्रकार जोगेंद्र, करुण मिश्रा और संदीप कोठारी की मौत अभी इंसाफ मांग ही रही है कि झारखंड के देवरिया के ताजा टीवी पत्रकार इंद्रदेव यादव उर्फ अखिलेश प्रताप और बिहार में हिंदुस्तान अखबार के सिवान ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन भी इसी कतार में आ खड़े हुए। इसके पूर्व 12 जून 2015 में उत्तर प्रदेश में पत्रकार जोगेंद्र की सनसनीखेज और क्रूर हत्या को कौन भुला सकता है। बात उस वक्त की है जब 2013-14 में प्रेस इन इंडिया के रिलीज के मौके पर तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र अक्षुण्ण है और प्रेस की आजादी भी। मीडिया लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को आजाद और तेजी से उन्नत हो रहे प्रेस के लिए भी जाना जाता है। देश में पिछले कुछ सालों से पत्रकारों की हत्या ट्रेंड बन गई है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक के एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया है। डर तो इस बात का है कि इन हत्याओं से कहीं अन्याय के खिलाफ आवाज उठना ही बंद ना हो जाए। इन मामलों से पत्रकारों के जहन में इतना खौफ भर गया है कि किसी बड़े नेता के खिलाफ खबर करने से पहले या फिर राम रहीम जैसे बाबाओं के खिलाफ खबर करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है। कलम का कत्लेआम। संदीप कोठारी, फ्रीलांस, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 21 जून 2015। जोगेंद्र सिंह, फ्रीलांस, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर, 8 जून 2015। यमियन शंकर, आंध्र प्रभा, आंध्र प्रदेश, भारत में 26 नवंबर 2014। तरुण कुमार आचार्य, कनक टीवी, संवाद, ओडिशा, 27 मई 2014। साई रेड्डी, देशबंधु, बीजापुर जिला, 6 दिसंबर 2013। नरेंद्र दाभोलकर, साधना पुणे, 20 अगस्त 2013। राजेश मिश्रा, मीडिया राज, रीवा, मध्य प्रदेश, 1 मार्च 2012। राजेश वर्मा, IVN7, मुजफ्फरनगर, 7 सितंबर 2013। द्विजमणि सिंह, इम्फाल, 23 दिसंबर 2012। विजय प्रताप सिंह, इंडियन एक्सप्रेस, इलाहाबाद, 20 जुलाई 2010। विकास रंजन, हिंदुस्तान, रोसेरा, नवंबर 25, 2008। जावेद अहमद मीर, चैनल 9, श्रीनगर, 13 अगस्त 2008। अशोक सोढ़ी, डेली एक्सेलसियर, सांबा, 11 मई 2008। मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन, असोमिया प्रतिदिन, बारपुखरी, 1 अप्रैल 2008। प्रहलाद ओआला, असोमिया खबर, गोलाघाट, 6 जनवरी 2006। असिया जिलानी, स्वतंत्र, 20 अप्रैल 2004। वीर बोइना, यादगिरी, आंध्र प्रभा, मेरठ, 21 फरवरी 2004। परवेज मोहम्मद सुल्तान, समाचार और फीचर अलायंस, श्रीनगर, 21 जनवरी 2003। रामचंद्र छत्रपति, पूरा सच, सिरसा, 21 नवंबर 2002। मूलचंद यादव, फ्रीलांस, झांसी, 30 जुलाई 2001। प्रदीप भाटिया, हिंदुस्तान टाइम्स, श्रीनगर, 10 अगस्त 2000। एस गंगाधर राजू, इनाडू टेलीविजन, ETV,
हैदराबाद 19 नवंबर 1997। एस कृष्णा इनाडू टेलीविजन ईटीवी हैदराबाद 19 नवंबर 1997। जी राजाशेखर इनाडू टेलीविजन ईटीवी हैदराबाद 19 नवंबर 1997। जगदीश बाबू इनाडू टेलीविजन ईटीवी हैदराबाद 19 नवंबर 1997। पी श्रीनिवास राव इनाडू टेलीविजन ईटीवी हैदराबाद 19 नवंबर 1997। सैदान सफी दूरदर्शन टीवी श्रीनगर 16 मार्च 1997। अल्ताफ अहमद दूरदर्शन टीवी श्रीनगर 1 जनवरी 1997। पराग कुमार दास असोमिया असम 17 मई 1996। गुलाम रसूल शेख रहनुमाए कश्मीर और केसर टाइम्स कश्मीर 10 अप्रैल 1996। मुश्ताक अली एजेंसी फ्रांस प्रेस और एशियन न्यूज इंटरनेशनल श्रीनगर 10 सितंबर 1995। गुलाम मोहम्मद लोन फ्रीलांसर कंगन 29 अगस्त 1994। दिनेश पाठक संदेश बड़ौदा 22 मई 1993। भोलानाथ मासूम हिंदुस्तान समाचार राजपुरा 21 जनवरी 1993। एमएल मनचंदा ऑल इंडिया रेडियो पटियाला 18 मई 1992। राम सिंह आजाद आवाज डेली अजीत जालंधर 3 जनवरी 1992। हरियाणा के पत्रकार छत्रपति का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने 15 साल पहले बाबा राम रहीम के खिलाफ खबर की थी। न्यायालय से पहले तो बाबा के गुंडे हरकत में आ गए। छत्रपति को बड़ी बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। खास बात तो यह है कि उनके किसी भी हत्यारे का पता पुलिस नहीं लगा पाई। इस मौत का ही खौफ था कि अगले 15 साल तक कोई भी पत्रकार राम रहीम के खिलाफ एक भी खबर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। देश के कई जगहों पर पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर क्राइम कोठरी में आपका स्वागत है। अंतरजातीय शादी एक परिवार में ऐसी आफत लेकर आई कि इस आफत की आंधी में परिवार के 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। पंजाब के नौशेरा में ऐसा ही हुआ, जहां दुल्हन के परिजन अपनी बेटी की शादी से नाराज थे, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर दुल्हे के परिवार में 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। खैर, पुलिस इस मामले को संगीन से देखती है, लेकिन कातिल की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंतरजातीय विवाह को लेकर 3 लोगों की हुई हत्या। शादी के बाद पति को मिल रही थी धमकी। शादी करने वाला नवदंपति बचने में रहा कामयाब। बेटी को भगाकर शादी रचाने से गुस्साए थे परिजन। युवक के पिता, बहन और छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। ट्रिपल मर्डर से नौशेरा गांव में बना दहशत का माहौल। तेजधार हथियार से की गई परिजनों की निर्मम हत्या। तरन तारन के सरहदी गांव नौशेरा ढाला की घटना। भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। शायद यही वजह है कि पंजाब के एक गांव में एक व्यक्ति के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण अंतरजातीय विवाह बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या दलित समुदाय से संबंध रखने वाली लड़की के घर वालों ने की है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है, क्योंकि लड़की का परिवार शादी के बाद से दूल्हे को कथित तौर पर धमकी दे रहा था। अपराध का कारण दुल्हन के परिवार की इच्छा के खिलाफ की गई शादी बताई जा रही है। इस जुर्म को तरनतारन जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर नौशेरा गांव में 29 जुलाई सोमवार की देर रात अंजाम दिया गया।
हत्या में मारे गए लोगों में 65 वर्षीय किसान जोगिंदर सिंह, 20 साल के बेटे पवनदीप और 22 साल की बेटी प्रभजीत का नाम शामिल है। सभी मृतक ढल्ला गांव के रहने वाले थे। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਸਰਾਏ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਗਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ 2 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਢਾਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰਾਤ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ नहीं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक कहा गया प्रथम दृष्टया ऑनर किलिंग है। लड़की का परिवार शादी के बाद से दूल्हे को कथित तौर पर दिया था धमकी। अपराध का कारण दुल्हन के परिवार की इच्छा के खिलाफ की गई शादी। अपराध तरन जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर नौसेरा गांव की है। मारे गए किसान जोगिंदर सिंह, बेटा पवनदीप और बेटी प्रभजीत का नाम शामिल। बीरा सिंह और उसके बेटों वर्दीप, अर्शदीप और सुख को तलाश रही पुलिस। रिश्तेदारों हैप्पी, गोविंदा और मैनी के अलावा 5 अज्ञात लोगों की तलाश जारी। पुलिस ने कहा कि हाल ही में विवाह करने वाले हरमनजीत और उसकी पत्नी इस हमले से बचने में कामयाब रहे। वीरा सिंह और उसके बेटों वर्दीप, अर्शदीप और सुख सहित उसके रिश्तेदारों हैप्पी, गोविंदा और मैनी के अलावा 5 अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन जारी है। हरमनजीत ने 1 महीना पहले वीरा की बेटी से शादी की थी। सोनीपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन सकते में हैं। आखिर इस मिस्ट्री के पीछे की वजह क्या है? वारदात को अंजाम देने वाला असली कातिल कौन है? ओमैक्स सिटी के एक फ्लैट में वो देखकर लोग हैरत अंगेज में पड़ गए, क्योंकि 7 जन्मों का वादा करने वाला पति कातिल निकला। खैर, पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महिला की गला दबाकर हत्या। फ्लैट में मिला महिला का शव। आरोपी पति घर से हुआ फरार। परिजनों ने लगाया पति पर आरोप। ओमैक्स सिटी के एक फ्लैट में रहते थे दंपत्ति। सोनीपत की ओमैक्स सिटी में एक फ्लैट में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक महिला की पहचान मनीषा, उम्र लगभग 30 साल, पत्नी रवि के रूप में हुई। मृतक महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का कत्ल उसके जीजा ने किया है। एक महिला की डेड बॉडी मिली है ओमैक्स सिटी में, क्या पूरा मामला है? हमें सूचना मिली थी कि एक राकेश नाम के लड़के ने दी थी, उसकी बहन मनीषा की हत्या कर दी है, किसी ने गला घोट के। तो हम सूचना पे आए हैं, अभी जांच जारी है।
सर किसने गला घोटा है पता लगा हो अभी तक? क्या शिकायत दी है? शिकायत में तो ये दिया है मेरे जीजा जी ने ऐसा किया है, अभी जांच जारी है इस बात संबंध में। सोनीपत के ओमेक्स स्थित एक फ्लैट में मनीषा और उसका पति रवि रहते थे। रवि ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद रवि वारदात स्थल से भाग गया। वारदात की सूचना मिलने के बाद थाना मूर्थल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने मनीषा के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी मूर्थल सुमित कुमार ने बताया कि मनीषा जिसकी हत्या हुई है उसके भाई ने हमें बताया कि उसके जीजा रवि ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या की है। मामले में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम कोठरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।